सम्राट चौधरी ने लालू तेजस्वी को सिखाया सबक। लालू पर लगा लांछन, तेजस्वी पर आरोपों की झड़ी। सम्राट चौधरी ने आज तेजस्वी को लताड़ लगा डाली। मौका था फ्लोर टेस्ट का। विधानसभा के अंदर सम्राट ने तेजस्वी के सामने ऐसे सबूत रखे जिसके सामने तेजस्वी धाराशायी होते नजर आए। सवाल तो पूछे जाएंगे कि लालू के लाल के आखिर ऐसे हाल क्यों हो गए हैं और वो बुरा क्यों फंस गए, क्योंकि सम्राट को जब ताज मिला तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। और तो और सवाल ये भी पूछेंगे कि सम्राट के पास आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जिससे वो पार पा पाएंगे और बिहार को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए कितना काम करेंगे, अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए कितना काम होगा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए कितना काम वो कर पाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजनीति के लिए आज दिन काफी अहम रहा। सम्राट सरकार को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ। बिहार के इतिहास में पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर बहुमत सिद्ध कर रहा था। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सम्राट बिहार में मिली चुनौतियों से पार पा पाएंगे? क्या तेजस्वी अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचा पाएंगे? तेजस्वी की राह में अभी और कितने रोड़े? सम्राट बिहार को विश्व पटल पर ला पाएंगे? 5 सालों में बिहार में कितना होगा विकास? बिहार विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में सीएम सम्राट चौधरी ने औपचारिक रूप से बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। सदन में इस पर जोरदार बहस चली। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि 20 नहीं, हमारे 25 से 30 विधायक हैं। इतना ही नहीं, महागठबंधन को मिलाकर 35 विधायक हो जाते हैं। यानी शुरुआत 20 से की गई और पूरे महागठबंधन को लेकर बताया गया कि हमारे ज्यादा विधायक हैं। दरअसल नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश बोलकर बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया है। सरकार पर कोई संकट नहीं है। सम्राट के पास बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम और रालोमो के 201 विधायकों का समर्थन है, जो 243 सदस्यों की असेंबली में 2/3 बहुमत से ऊपर है। सदन में 242 विधायक हैं, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सांसद बनने के बाद विधानसभा से अब इस्तीफा दिया था, तो 41 विधायक विपक्ष में हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान 4 विधायकों के गच्चा देने से राजद कैंडिडेट हार गए थे, तो सम्राट इस बार भी पास हो गए और इसलिए तेजस्वी आग बबूला है और विधानसभा में आग उगलते नजर आए। लेकिन जो विधानसभा में बहस हो रही थी वो कई सवालों को जन्म भी दे रही थी। पहले किस तरीके से सम्राट और तेजस्वी में वार पलटवार का दौर हुआ वो आपको दिखाते हैं, फिर पूछेंगे बाकी से कई और सवाल। इनका सत्र रखा जाए। अगर पहले से भाजपा अपना तय कर देती कि भाई उनका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चुनाव के समय महोदय हम सब लोगों ने देखा कि जदयू के लोग जो है नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश। बट वाकई में महोदय चुनाव में हम लोग भी घूम के बोला करते थे कि ऐसा नौबत नहीं आएगा। हम लोग जानते थे कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे और वही हुआ है महोदय। जो 25 से 30 का नारा था, इन्होंने तो नीतीश जी को फिनिश कर दिया महोदय 25 से 30 में। यही बपौती से बाहर निकलिए। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। क्यों पड़ी फ्लोर टेस्ट की जरूरत? दरअसल विधानसभा या लोकसभा चुनाव जीतने के बाद स्पष्ट बहुमत से देश भर की जनता के सामने सरकार का गठन किया जाता है। लेकिन जब अचानक एक सरकार के कार्यकाल के बीच में किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो उस नई सरकार के मुखिया को बहुमत साबित करना पड़ता है कि उसके पक्ष में कितने विधायक या सांसद हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के बाद जेडीयू की बजाय बीजेपी ने बिहार में नई सरकार बनाई है, तो बिहार के नए मुखिया को अपने समर्थन में एनडीए के विधायकों का बहुमत साबित करना पड़ेगा। क्या होता है फ्लोर टेस्ट, कैसे करते हैं? बता दें कि फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत विधानसभा या लोकसभा में बहुमत साबित किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को यह साबित करना पड़ता है कि लोकसभा या विधानसभा में उसे कितने विधायकों या सांसदों का समर्थन प्राप्त है। बहुमत साबित करने की प्रक्रिया को ही फ्लोर टेस्ट कहते हैं। इसके लिए सदन का विशेष सत्र बुलाकर मतदान कराया जाता है,
जिसमें विधायक और सांसद हाँ या ना में वोट डालते हैं। वहीं अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बहुमत साबित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तेजस्वी के लिए क्यों बढ़ी टेंशन? इस बार अग्नि परीक्षा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की भी है। 12 फरवरी 2024 के पिछले 4 टेस्ट में तेजस्वी ने खेला होने का दावा किया था, लेकिन उनके अपने ही विधायक एनडीए के पाले में चले गए थे। फिर राज्यसभा चुनाव में भी 3 विधायकों ने धोखा दे दिया था। इस बार 35 विधायकों वाले सिमटे हुए महागठबंधन के सामने अपने साथियों को साधने की कोशिश है, यानी अपने साथियों को जो विधायक हैं उनको एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। तेजस्वी लगातार सम्राट सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन सदन के भीतर उनके रणनीतिक कौशल की अग्नि परीक्षा रही, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि फैजल रहमान राज्यसभा की वोटिंग नहीं करते रहा है तो नीतीश के साथ मुलाकात हुई और नीतीश ने इनाम भी दिया। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी के विधायक इस्तीफा देंगे और तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक चली जाएगी। क्या चुनौतियों से पार पा सकेंगे सम्राट? अब बात करते हैं सम्राट चौधरी की भी, क्योंकि हम तेजस्वी की बात कर चुके हैं। उनके सामने क्या चुनौती है और क्या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब सम्राट को पूरी तरह से कमान मिल चुकी है तो कई बड़ी चुनौतियों से आखिर कैसे सम्राट पार पा पाएंगे। दरअसल ये कहा जा सकता है कि सम्राट के पास कम उम्र से चुनौतियों और अनुभव दोनों ही हैं। उन्हें 27 साल से बिहार में पूरी सक्रियता के साथ सरकार के कामकाज का अनुभव है। 1999 में वो राज्य सरकार में मंत्री बने थे। राबड़ी सरकार में मौसम विज्ञान और बागवानी मामलों के मंत्री रह चुके हैं। 2010 में वो विधानसभा में विपक्षी दल यानी राजद के मुख्य सचेतक बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने समय रहते राष्ट्रीय जनता दल का मौसम भांप लिया था। 2 जून 2014 को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की सरकार में जदयू के कोटे से शहरी आवास और विकास मंत्री बने थे। कहते हैं आक्रामक अंदाज वाले मुखर सम्राट को सबको साधना आता है और यही वजह है कि वो इस वक्त बीजेपी के सीएम बिहार के अंदर हैं। सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियां क्या हैं? पहली बड़ी चुनौती नीतीश कुमार से अलग और बेहतर काम करके राज्य के एक सफल मुख्यमंत्री बनने का ही है। दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार में अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है। रोजगार और उद्योग धंधे सिर्फ घोषणाओं में ही चल रहे हैं। राज्य के लिए लोग रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं। इसके अलावा बिहार प्रगति की मुख्य धारा में आने के लिए समग्र विकास की राह ताक रहा है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी के राज में एक सामाजिक बदलाव का नारा चला था, लेकिन कानून व्यवस्था और सड़कों की हालात बेहद खराब थी। लोग बड़ी तेजी से पलायन कर गए। नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के वास्तविक वारिस के तौर पर काम किया, बड़ा बदलाव किया, लेकिन कुछ कोर इश्यू रह गए। बिहार में नौकरशाही, प्रोफेशनल्स, युवा, महिला समेत सभी वर्ग को साधना कोई छोटी चुनौती तो नहीं है। बिहार को औद्योगिक राज्य बनाना, अपराध पर नियंत्रण और जनप्रिय सरकार चलाना सम्राट की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक चुनौती और भी कि जदयू के साथ बीजेपी के नेताओं को साधे रखने की है। क्यों चुने गए सम्राट? सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा चुने जाने के पीछे 3 अहम कारण बताए गए। पहला कारण उनके पक्ष में नीतीश कुमार का होना और नीतीश कुमार से सम्मानजनक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करना था। दूसरा बड़ा कारण सम्राट का कोयरी कुशवाहा होना हो सकता है। बिहार में यादव और मुसलमान के बाद कुशवाहा बड़ी तादाद में है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में भी कुशवाहा बड़ी तादाद में है। इस तरह से बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण के प्रभावी रहने को प्रमुख कारण माना जा सकता है, ताकि जल्द से जल्द बीजेपी अपने जनाधार को अगले विधानसभा चुनाव यानी 2030 की सीटों की संख्या को बढ़ा सके। तीसरा बड़ा कारण राजनीति का मौसम वैज्ञानी होने के साथ साथ आक्रामक राजनीति करने वाले, व्यवहार कुशल और लक्ष्य पर दृष्टि की क्षमता में माहिर सम्राट चौधरी के कौशल को माना जा रहा है। सम्राट ऐसे नेता हैं जिनकी पैठ जदयू, पुराने समाजवादियों, राजद और बीजेपी में है। वो जदयू राजद दोनों सरकारों में मंत्री रहे और आज बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार को क्यों पसंद आए सम्राट? अब बात करते हैं नीतीश कुमार की भी, क्योंकि नीतीश कुमार के कहने पर ही ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया। और उनकी पसंद आखिर कैसे सम्राट बने? दरअसल 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में सबसे कम उम्र यानी 29 साल के मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी। कृषि मंत्री बनाए गए थे। जब कृषि मंत्री बने थे तब वो बिहार विधानसभा के किसी सदन के सदस्य नहीं थे। उन्हें पिता शकुनी चौधरी का पुत्र होने का लाभ मिला था। शकुनी चौधरी राजनीति में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से बहुत करीबी रिश्ता रखते थे। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य शकुनी समता पार्टी के संस्थापक सदस्य भी थे। लालू प्रसाद से नाता टूटने के बाद नीतीश कुमार भी समता पार्टी में खास नेता थे।
शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह समेत तमाम बिहार के नेता पटना में राजनीति के चढ़ने उतरने पारे के गवाह रहे हैं। राजद से नाता टूटने के बाद सम्राट चौधरी जदयू में आए। 2017 में बीजेपी का दामन थामा और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री उप मुख्यमंत्री रहे। पिछले दिनों से नीतीश कुमार लगातार सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने का संकेत दे रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि सम्राट चौधरी का स्वागत भी नीतीश कुमार की तरफ से बखूबी किया गया और सम्राट को सीएम की कुर्सी भी दे दी गई। यानी कहा जा सकता है कि नीतीश की पहली पसंद सम्राट चौधरी ही थे और एक वजह सम्राट चौधरी का बिहार की सत्ता के उच्च पद पर यानी सीएम की कुर्सी पर बैठना नीतीश का ही हो सकता है, यानी नीतीश के कहने पर ही सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया हो सकता है। फिलहाल कारण कई और हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन जो विधानसभा में आज हमें बहस देखने को मिली है वो बताती है कि तेजस्वी और सम्राट चौधरी के पास अलग अलग चुनौतियां हैं। तेजस्वी के पास विपक्षी पार्टी को मजबूत करने की, अपने नेताओं को जोड़कर रखने की, तो सम्राट के चौधरी के पास बिहार को विकास की ओर अग्रसर करने की बड़ी चुनौती। फिलहाल सवाल हम बेबाकी से रोजाना पूछेंगे। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।